पेंशन भोगी और सरकारी कर्मचारी साथियों, आप सभी का हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबरें, जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज हम उन सभी घोषणाओं और अपडेट्स की गहराई से पड़ताल करेंगे जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें ताकि हर खबर की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। EPS 95 पेंशन वृद्धि, क्या उम्मीदें हकीकत में बदलेंगी? सबसे पहले हम उस सवाल पर बात करेंगे जो देश के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों के मन में हर पल उठता है। आखिर हमारी पेंशन में वृद्धि कब होगी? यह सवाल कोई नया नहीं है। पेंशनधारक वर्षों से अपनी मामूली पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर पर लाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये है, जो आज की महंगाई के दौर में जीवनयापन के लिए कतई पर्याप्त नहीं है। यह एक कड़ी छुआ सच है और इसी सच को बदलने के लिए एक बद्धा प्रस्ताव सरकार के गलियारों में चर्चा में है। खबरों के अनुसार श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है। यह एक ऐसी राशि है जो अगर लागू हो जाती है तो लाखों पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में पेंशन को महंगाई भत्ते DA से जोड़ने का भी प्रावधान शामिल है, जिससे भविष्य में महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन की राशि में भी स्वचालित रूप से वृद्धि हो सके। यह प्रस्ताव निश्चित रूप से उम्मीद की एक नई किरण जगाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हकीकत में कब बदलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी इसी वित्तीय वर्ष में लागू हो सकती है, और कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि यह इसी महीने से प्रभावी हो सकती है। हालांकि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा या निश्चित समय सीमा जारी नहीं की गई है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की आगामी बैठक। ऐसी प्रबल संभावना है कि पेंशन वृद्धि का यह प्रस्ताव CBT की अगली बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। यदि बोर्ड इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे देता है तो इसे लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञ यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बड़ी घोषणा को आगामी केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के सामने रख सकती है, ताकि इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया जा सके। संक्षेप में कहें तो EPS 95 पेंशनधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला है। 7500 रुपये और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव मेज पर है, लेकिन यह उम्मीद कब हकीकत में बदलेगी, इसके लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। हम इस खबर पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई ठोस और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नेशनल एजुटेशन कमेटी का दिल्ली आंदोलन, क्या उम्मीदें फिर टूट गईं? अब हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने देश भर के पेंशनधारकों में एक नई उम्मीद जगाई थी। हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुटेशन कमेटी NIC के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की, जिसका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत कर रहे हैं। NIC ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 और 5 अगस्त को एक विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसका उद्देश्य था पेंशनधारकों की मांगों को सीधे सरकार तक पहुंचाना। इस ऐलान ने देश के कोने कोने में बसे लाखों पेंशनधारकों में एक नया जोश भर दिया था। उन्हें लगा था कि शायद इस बार उनकी आवाज सीधे सरकार के कानों तक पहुंचेगी और उनकी वर्षों पुरानी मांगें पूरी होंगी। लेकिन दुर्भाग्य से जो खबरें जमीनी स्तर से निकलकर सामने आ रही हैं, वे बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन उस पैमाने पर सफल नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पेंशनधारक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे तो थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी प्रभावी नहीं थी कि वह सरकार या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जो महासंग्राम का ऐलान किया गया था, वह काफी हद तक कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रह गया। इस आंदोलन के अपेक्षित रूप से सफल न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पेंशनधारकों को संगठित कर दिल्ली तक लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें शायद संगठन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। वहीं कुछ का यह भी कहना है
कि प्रशासनिक बाधाओं और अनुमति की प्रक्रियाओं ने भी इस आंदोलन की हवा निकालने का काम किया। नतीजा यह हुआ कि आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पेंशन धारकों की जो मांगें थीं, चाहे वह 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो या फिर मुफ्त चिकित्सा सुविधा हो, वे सभी मांगें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। यह निश्चित रूप से उन लाखों पेंशनधारकों के लिए एक निराशाजनक खासबर है जो इस आंदोलन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि अपने है क्यों की लड़ाई अभी लंबी है और इसके लिए और भी अधिक संगठित और मजबूत प्रयासों की आवश्यकता होगी। यह एक संदेश है कि जब तक सभी पेंशनधारक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक उनकी मांगों को सुनना और मानना मुश्किल है। नई पेंशन पॉलिसी, 30 साल की सेवा पर 50% पेंशन का तोहफा। अब हम रुख करते हैं उस खबर की ओर जो लाखों सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। यह खबर सेवानिवृत्ति के बाद की सबसे बड़ी चिंता, यानी आर्थिक असुरक्षा, को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार ने एक नई पेंशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 30 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन, लास्ट ड्रॉन सैलरी, का पूरा 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आइए इस घोषणा को और सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और 30 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदि आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपका अंतिम मूल वेतन 1 लाख रुपए प्रतिमाह था, तो इस नई पॉलिसी के तहत आपको जीवन भर हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन होगी जो बाजार के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में यही प्रावधान था जिसे बाद में नई पेंशन प्रणाली एनपीएस से बदल दिया गया था। एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। इस नए नियम को एक तरह से पुरानी पेंशन योजना के सबसे लाभकारी पहलू की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। यह लाभ मुख्य रूप से उन स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उन्होंने अपनी सेवा के 30 साल बिना किसी रुकावट के पूरे किए हों। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं और पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इस फैसले का महत्व केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और भावनात्मक भी है। जब एक कर्मचारी अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान और उत्पादक समय किसी संस्था या देश को देता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन उसका अधिकार है। यह 50% की गारंटीशुदा पेंशन उसे यही सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। यह उसे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बचाती है और स्वास्थ्य, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों को बिना किसी चिंता के पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करता है जो वर्षों से इस तरह की एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। यह केवल एक वित्तीय सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह एक कर्मचारी के जीवन भर की कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्ठा का सच्चा सम्मान है। यह फैसला निश्चित रूप से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी, बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगी बड़ी बेसब्री से करते हैं। यह खबर है महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की। और इस बार यह खुशखबरी विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई है। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी करते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 इन पूरे 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा कर दी है। यह एक कन्फर्मड खबर है और इसका आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस फैसले से देश के लाखों बैंक कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए अब इस बढ़ोतरी के तकनीकी पहलुओं को समझते हैं। आईबीए ने यह स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 2 अलग अलग वेतन समझौतों के तहत
काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो 12वें द्विपक्षीय समझौते बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 9वें संयुक्त नोट 9th जॉइंट नोट के अंतर्गत आते हैं। इन कर्मचारियों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते की दर उनके मूल वेतन बेसिक पे का 51.7% निर्धारित की गई है। यह गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। IBA ने बताया है कि अप्रैल, मई और जून 2025 के महीनों के लिए AICPI का औसत आधार वर्ष 2000 का 1514 अंक रहा है। पिछली तिमाही का औसत 1513 अंक था, जिसका अर्थ है कि सूचकांक में 1.6% की वृद्धि हुई है और इसी वृद्धि के आधार पर यह नया महंगाई भत्ता तय किया गया है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो 11वें द्विपक्षीय समझौते और 8वें संयुक्त नोट के दायरे में आते हैं। इन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को संशोधित किया गया है और उन्हें अब उनके मूल वेतन या मूल पेंशन का 64.7% महंगाई भत्ते राहत के रूप में मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है और इसका सीधा असर इन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पेंशनर्स की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। भारतीय बैंक संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणना करते समय दशमलव के बाद तीसरे अंक को नजरअंदाज किया जाएगा। यह निर्देश सभी बैंकों को जारी कर दिए गए हैं ताकि अगस्त महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान इसी नई बढ़ी हुई दर के अनुसार किया जा सके। यह फैसला बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। 18 महीने का DA एरियर सरकार का अंतिम और स्पष्ट जवाब, और अंत में हम उस मुद्दे पर आते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक भावनात्मक और वित्तीय मुद्दा बना हुआ है। 18 महीने का बकाया DA एरियर। आप सभी को याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी कुल 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था, यानी रोक दिया था। जब जुलाई 2021 में इस रोक को हटाया गया तो सरकार ने DA की दरों को तो बहाल कर दिया, लेकिन इन 18 महीनों के बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया। तब से लेकर आज तक कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह उनका हक है जिसे सरकार को देना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार सरकार के सामने उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संबंधित अधिकारियों को अनगिनत पत्र लिखे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं और यहां तक कि विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। उनकी मांग है कि सरकार इन 18 महीनों के बकाया एरियर का भुगतान करे, क्योंकि उस अवधि में भी महंगाई लगातार बढ़ रही थी और कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि सरकार का रुख इस मामले में हमेशा से स्पष्ट और अटल रहा है। सरकार ने संसद में कई बार और सार्वजनिक मंचों पर यह साफ कर दिया है कि 18 महीने के बकाया DA एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान की आर्थिक चुनौतियों और सरकारी खजाने पर पड़ी DDHने वाले भारी बोझ को देखते हुए लिया गया था। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि महामारी के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं और राहत पैकेजों के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए यह फैसला लेना जरूरी था। कुछ महीने पहले जब यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया तो वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया में बयान दिया कि सरकार इस मुद्दे पर अब विचार नहीं कर रही है और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वित्तीय बाधाओं और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बकाये का भुगतान करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बढ़े वित्तीय बोझ से भविष्य की आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। यह खबर निश्चित रूप से उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी निराशा है जो इतने लंबे समय से इस पैसे के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, लेकिन सरकार के इस अंतिम और स्पष्ट जवाब ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह एक दुखद सच्चाई है कि उनका 18 महीने का एरियर अब उनके खाते में कभी नहीं आएगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों और सरकार की आर्थिक नीतियों के बीच एक गहरी खाई है।
सरकार के लिए राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता सर्वोपरि है, जबकि कर्मचारी अपने हैक्यू के लिए लाडीडीडीएच रहे हैं। यह मुद्दा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण सबक दिया है कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए एक बेहतर नीति और संवाद की आवश्यकता है। समापन तो दोस्तों, यह था हमारा विशेष समाचार बुलेटिन, जिसमें हमने आपको ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, एनएसई के दिल्ली आंदोलन, नई पेंशन पॉलिसी, बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार के अंतिम फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम इस तरह की महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी पेंशनधारक और कर्मचारी साथियों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण अपडेट्स से अवगत हो सकें। आपका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल हो। नमस्कार।